Flambo in-laws. Today we'll start with Indian Stamp Act 1899. तो ये बहुत ही पुराना एक्ट है and it has never been amended. तो स्टैम्प क्या होता है? स्टैम्प बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डॉक्यूमेंट्स में लगाया जाता है उनको लीगल वैलिडिटी देने के लिए. तो ये जो इंडियन स्टैम्प एक्ट है, इट्स अ फिस्कल स्टैट्यूट that regulates the imposition of stamp duty. So it's a taxation statute. तो स्टैम्प जो स्टैम्प ड्यूटी होती है, हर कॉन्ट्रैक्ट पे, अग्रीमेंट पे स्टैम्प ड्यूटी होती है. भले आप अगर बैंक से लोन लेने जाएंगे ना, कुछ चीज़ अपनी मॉर्गेज करके और लोन लेंगे, तो तब वो आपसे स्टैम्प ड्यूटी मांगेंगे. तो वो भी एक तरह से वो क्या है, वो कोई बैंक के पास नहीं जा रहा है, वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है. इट्स अ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट. तो ये क्या क्या चीज़ें करता है, ये लीगल वैलिडिटी देता है कि अगर कहीं आपका कोई भी डिस्प्यूट हुआ बैंक के साथ, मान लो आपने स्टैम्प ड्यूटी इम्पोज कर ली और स्टैम्प से उसे लीगली वैलिडिटी दे दी उस डॉक्यूमेंट को, तो अब कुछ भी डिस्प्यूट हुआ तो वो एक लीगली वैलिड है, मतलब उसका डिस्प्यूट लेके आप कोर्ट में जा सकते हैं. अगर वो स्टैम्प पे नहीं बनेगा तो वो उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं रहेगी. तो ये रहता है. तो आप घर लेते हैं, सेल डीड होती है, जो जिसके पास पहले घर था वो आपको सेल आउट कर रहा होता है वो घर. तो सेल डीड पे भी स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी पड़ती है. तो स्टैम्प ड्यूटी क्या कोई सेलर के पास थोड़ी ना जाती है, बायर पे करता है, तो सेलर के पास थोड़ी ना जाती है, वो तो गवर्नमेंट के पास जाती है. तो गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा, इससे रेवेन्यू मिल रहा है गवर्नमेंट को. और इससे क्या हो रहा है, टैक्स एवेजन कर्व कर रही है गवर्नमेंट, ब्लैक मनी वगैरह कर्व कर रही है, क्योंकि लीगल वैलिडिटी नहीं मिलेगी अगर आप स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करेंगे तो. इट कैन ऑल्सो बी यूज एज एन एविडेंस इन द कोर्ट. जो भी डॉक्यूमेंट है वो एविडेंस के रूप में कोर्ट में दिया जा सकता है, तो एविडेंशरी वैल्यू बढ़ जाती है उसकी. देन सेक्शन 3, इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद ड्यूटी. अब शेड्यूल 1 में जो इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं, इट शैल बी चार्ज विद स्टैम्प ड्यूटी. Every instrument mentioned in the schedule 1 which has not been previously executed by any person in India on or after the date of July 1899. मतलब जुलाई 1899 के बाद जितने भी इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हुए हैं वो क्या होंगे इंडिया में, इट विल बी चार्ज विथ ड्यूटी. देन एवरी बिल ऑफ एक्सचेंज और अ प्रोमिसरी नोट. बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, जैसे चेक है. चेक क्या है, ड्रॉअर दे रहा है ड्रॉई को कि ये इतना अमाउंट पेई को बता जा रहा है. पेई क्या है, बैंक. बैंक को वो ऑर्डर दे रहा है कि 10 लाख मेरे बिहाफ पे इस पर्सन को ड्रॉई को दे दिया जाए. तो ये है बिल ऑफ एक्सचेंज. वो उसे रिटर्न अथॉरिटी दे रहा है बैंक को कि इतना अमाउंट मेरे बिहाफ पे इस पर्सन को दे दिया जाए, बैंक को दे रहा है, बैंक के पास उसके पैसे हैं. तो ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है. प्रॉमिसरी नोट की इस डेट पे मैं आपको जुलाई को 2026 को मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, वो प्रॉमिसरी नोट है. तो ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट. तो इफ इट इज ड्रॉन मेड आउट ऑफ इंडिया after the day and accepted or paid, presented or accepted payment, endorsed, transferred, negotiated in India. ड्रॉ तो हुआ आउट ऑफ इंडिया बट एक्सेप्ट कहाँ हुआ, इन इंडिया हुआ, तो वो भी चार्जेबल रहेगा. देन एवरी इंस्ट्रूमेंट मेंशन्ड इन दैट शेड्यूल विच हैज नॉट बीन प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड बाय एनी पर्सन आउट ऑफ इंडिया relates to property situated or any matter thing related done in India received in India. अब कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है,
जो कि एग्जीक्यूट हुआ आउट ऑफ इंडिया बट इट हैज़ बीन रिसीव्ड इन इंडिया, तो इट्स वो भी चार्जेबल होगा ड्यूटी से। अब ड्यूटी कहाँ कहाँ चार्ज नहीं होगी, अगर गवर्नमेंट ही ड्यूटी पे करने के लायबल है तो गवर्नमेंट ही अपने आप को थोड़ा ना ड्यूटी पे करेगी। ये क्या है, स्टैम्प ड्यूटी एक काइंड ऑफ टैक्स ही है, तो गवर्नमेंट ही थोड़ी ना खुद को टैक्स देगी, तो गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड है। और शिप्स वेसल्स, इनका मॉर्टगेज, ये सब एग्जेम्प्टेड है। आप अगर दूसरी चीज़ों का मॉर्टगेज देखेंगे ना, होम का या प्रॉपर्टी का ही मॉर्टगेज देख लीजिए, तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगती ही लगती है, बट शिप्स वेसल्स इनकी मॉर्टगेज पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती, इनको रिलैक्सेशन दी गई है क्योंकि ये 1899 का एक्ट है और तब शिप से बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो ये उनके फेवर में एक्ट बनाया गया है ताकि उन पे चार्जेस ना लगे। तो गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड है and ships and vessel exempted है। Then several instruments used in single transaction of sale, mortgage और settlement। अब जहाँ मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सेल का इंस्ट्रूमेंट हो गया, मॉर्टगेज का इंस्ट्रूमेंट हो गया, देन ये लीज का इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो सेल मॉर्टगेज लीज इन सब का इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो जो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है ना, प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट पे ही अब ये एक ही ट्रांजैक्शन के सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो जो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है ना वो चार्जेबल होगा फुल ड्यूटी से, और बाकी अदर इंस्ट्रूमेंट्स वो उस पर नॉमिनल ड्यूटी लगेगी 1 रुपये की। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, जो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी ना वही डिसाइड करेंगे कि प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। एंड द ड्यूटी ऑन द चूजन प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी द हाईएस्ट ड्यूटी दैट वुड अप्लाई टू एनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज। मतलब प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट वही होगा जिसपे हाईएस्ट ड्यूटी एप्लीकेबल होगी। तो पार्टीज डिसाइड करेंगी कि कौन सा प्रिंसिपल होगा, कौन सा प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट होगा, एंड ड्यूटी चार्जेबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट शैल बी द हाईएस्ट ड्यूटी। उन सब में से जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें से हाईएस्ट ड्यूटी उन पे ही लगेगी। देन सेक्शन 5 क्या बोल रहा है, इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू सेवरल डिस्टिंक्ट मैटर्स। तो इंस्ट्रूमेंट अब बहुत सारे डिस्टिंक्ट, अभी तो हमने कर ली कि सब एक ही इंस्ट्रूमेंट में अपन ने कर लिया, प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट बना दिया क्योंकि सेम ट्रांजैक्शन के थे। अब डिस्टिंक्ट मैटर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मान लो कुछ एक हो गई सेल डीड, दूसरी हो गई पार्टीशन डीड या फिर गिफ्ट डीड मान लो। तो सेम ही ट्रांजैक्शन में कि टैक्स से बचने के लिए एक ही डीड में कर देते हैं सब, ऐसा नहीं हो सकता है। डिस्टिंक्ट डीड है तो उन्हें डिस्टिंक्टली हैंडल करना पड़ेगा एंड इट विल बी चार्जेबल एज इफ दे वर चार्ज इन विद द सेपरेट डॉक्यूमेंट इन द सेपरेट डॉक्यूमेंट्स। तो ऐसे एग्रीगेट अमाउंट चार्ज किया जाएगा सारे डिस्टिंक्ट मैटर्स पे। देन इंस्ट्रूमेंट कवरिंग विद इन सेवरल डिस्क्रिप्शन इन शेड्यूल 1। अब इफ इन कोई भी इंस्ट्रूमेंट वो 2 या उससे ज़्यादा कैटेगरीज में फॉल हो रहा है शेड्यूल 1 के, शेड्यूल 1 एक बार आई विल रिकमेंड कि हैव अ लुक इनटू दैट। तो उसमें दिया हुआ है कि इस डीड का क्या चार्जेस रहते हैं, इस डीड के क्या क्या चार्जेस रहते हैं, वो सब दिया हुआ है। तो अगर एक इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत सारी 2 या 2 से ज़्यादा कैटेगरीज में फॉल हो रहा है, तो जो हाईएस्ट कैटेगरी होगी ना जिसमें हाईएस्ट उनका पेएबल लिखा होगा, इट विल बी चार्ज अकॉर्डिंग टू दैट। जो हाईएस्ट एप्लीकेबल डीडी होगी उस पर चार्ज होगा। अगर कोई डुप्लीकेट है या काउंटर पार्ट है, इट विल बी चार्ज विथ 1 रुपी ओनली। तो सेक्शन 7 बोलता है कि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें वॉयज का भी क्लॉज लिखा हुआ है एंड टाइम टेकन विच कैन एक्सटेंड बियॉन्ड 30 days, वो भी दिया हुआ है कि अगर बियॉन्ड 30 days हो गए हैं जर्नी के तो उसका भी टाइम दिया हुआ है आफ्टर द शिप हैज़ अराइव्ड एट हर डेस्टिनेशन।
तो ड्यूटी कैसे चार्ज होगी? ड्यूटी विल बी चार्ज अपॉन वॉयेज ऑल्सो एंड अपॉन द पॉलिसी ऑफ टाइम ऑल्सो। अब 8 क्या बोल रहा है कि बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या अदर सिक्योरिटीज जो लोकल अथॉरिटी इशू करती है टू रेज मनी, उसमें क्या होगा? 1% ऑफ द टोटल अमाउंट इशूड, उस पर ड्यूटी चार्ज होगी। मतलब पूरा जो टोटल अमाउंट इशू हुआ है उस पर ओनली 1% चार्ज होगी ड्यूटी पे। एंड इट शैल नॉट बी चार्ज ऑन, it shall duty will not be chargeable on renewal, consolidation, subdivision of such objects। तो कोई भी एडिशनल ड्यूटी नहीं होगी फॉर रिन्यूअल, अगर उसे डिबेंचर्स, बॉन्ड या सिक्योरिटीज का रिन्यूअल हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, सब डिविजन हो रहा है या कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, उस पर ड्यूटी नहीं होगी। एंड इट डू नॉट नीड टू बी स्टैम्प्ड एज वेल, उसको वापस स्टैम्प भी नहीं किया जाएगा। So this provision of exempting bonds, debentures and other securities from being stamped and being chargeable with certain further duty shall apply to bond, debenture and security of outstanding loan of kind mentioned therein, and irrespective of uh, it is being stamped or not, it will remain valid। तो वो बॉन्ड्स वगैरह वैलिड रहेंगे whether they are stamped or not। Then local authorities are still responsible for any duty applicable if it is not been paid and exempted by central government। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जाम नहीं किया है तो लोकल अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल होंगे। देन पेनल्टीज फॉर नॉन पेमेंट, अगर लोकल अथॉरिटी विलफुली निग्लेक्ट करते हैं टू पे द रिक्वायर्ड ड्यूटी तो उन पे पेनल्टी लगेगी 10% ऑफ ड्यू अमाउंट की। अगर ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो ईच मंथ में सिमिलर पेनल्टी लगेगी आफ्टर द फर्स्ट मंथ। सो 10% की ड्यूटी पेबल रहेगी। तो अगर सेक्शन 8A क्या बोलता है? सिक्योरिटीज डेल्ट इन डिपॉजिटरी नॉट लायबल टू स्टैम्प ड्यूटी। तो कोई भी अगर सिक्योरिटीज इशू कर रहा है, इशूअर वन और मोर डिपॉजिटरीज को, तो ड्यूटी जो चार्ज होगी ना वो पूरे वैल्यू पे होगी। एंड दीज सिक्योरिटीज नीड नॉट टू बी स्टैम्प्ड, सिक्योरिटीज नीड नॉट टू बी स्टैम्प्ड, और ड्यूटी जो होगी एप्लीकेबल पूरे वैल्यू पे होगी, टोटल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज इशूड पे होगी। देन the transaction of registered ownership of securities between a person and a depository from a depository to a beneficial owner is exempted from stamp duty। तो अब ये क्या बोल रहा है? क्लॉज 2, अब रजिस्टर्ड ओनरशिप अगर ट्रांसफर हो रही है, क्लॉज बी ये बोल रहा है सॉरी क्लॉज सी, कि ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्ड ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन डिपॉजिटरी टू अनदर बेनिफिशियल ओनर हो रहा है, तो इट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी। या फिर बेनिफिशियल ओनर ऑफ सिक्योरिटीज उनके बीच में हो रहा है, या फिर बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड इंक्लूडिंग यूनिट ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं इसलिए ये सब दिया हुआ है, तो इनके बीच में हो रहा है तो इट शैल नॉट बी लायबल टू ड्यूटी, मतलब ड्यूटी एग्जेम्प्टेड रहेगी इस पे। अब 8B क्या बोलता है कि कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन स्कीम्स जो होती हैं और उसके रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट वो टैक्सेबल नहीं होंगे। अगर स्कीम्स हैं फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन और बोथ recognized stock exchange are exempted from any duty।
Then any related instrument including those transferring property, business assets, contract rights, liabilities associated with the corporatization or demutualization of a recognized stock exchange are also exempted if approved by SEBI. तो कॉर्पोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हैं, भले ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ हो, बिजनेस हो, ये सब क्या होगा, सब एग्जेम्प्टेड होगी स्टैम्प ड्यूटी से। तो ये होता क्या है, कॉर्पोरेटाइजेशन मतलब किसी कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर चेंज करना, किसी गवर्नमेंट एंटिटी है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाना। ये डीम्यूचुअलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेट कोई कंपनी है जो पब्लिकली कन्वर्ट हो रही है, स्टॉक मार्केट में आ रही है, प्राइवेट मेंबर ओन कंपनी है, और म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो कि उनका लीगली स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है टू बिकम पब्लिक ट्रेडेड कंपनी ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स। तो ये क्या होता है, डीम्यूचुअलाइजेशन होता है। इन पे स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं होता है। देन नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट नॉट लायबल टू स्टैम्प ड्यूटी। 8C सिंपल बोलता है जो भी नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट होते हैं वो स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करेंगे। देन अग्रीमेंट्स और डॉक्यूमेंट फॉर असाइनमेंट ऑफ रिसीवेबल नॉट लायबल टू स्टैम्प ड्यूटी। तो जो भी अग्रीमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स है गुड्स रिसीव करने के लिए, अब ये असाइनमेंट ऑफ रिसीवेबल क्या होता है, असाइनमेंट ऑफ रिसीवेबल्स क्या होता है कि रिसीवेबल्स मतलब जो पैसे कंपनी को रिसीव करने हैं, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, अकाउंटिंग अगर पढ़ रहे होंगे कि गुड्स ये रिसीवेबल्स क्या होता है। जैसे उसमें लिखते हैं कि रिसीवेबल्स एक साइड होते हैं, ये असेट साइड होता है रिसीवेबल्स। तो ये क्या होता है कि ये कंपनी का असेट होता है, तो इसके बदले असाइनमेंट ऑफ रिसीवेबल जो होते हैं ये एग्जेम्प्टेड होते हैं फ्रॉम द स्टैम्प ड्यूटी। तो जो भी अग्रीमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स फॉर असाइनमेंट ऑफ रिसीवेबल्स होते हैं ना इन फेवर ऑफ एनी फैक्ट्री आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी। देन ई बोल रहा है कन्वर्जन ऑफ ब्रांच ऑफ एनी बैंक इनटू होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ बैंक, ट्रांसफर ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ अ बैंक टू अ होल्डिंग कंपनी ऑफ अ बैंक नॉट लायबल टू ड्यूटी। तो कन्वर्जन हो रहा है किसी बैंक ब्रांच का टू द होली ओन सब्सिडरी, और ट्रांसफर ऑफ अ बैंक शेयर होल्डिंग टू इट्स होल्डिंग कंपनी, मतलब पेरेंट कंपनी में जा रहा है, उसमें ट्रांसफ़र हो रहा है। सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी क्या होती है, जो उसे ओन कर रही है, पेरेंट कंपनी है, तो इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी स्टैम्प ड्यूटी। Any other instrument, related instrument to those transferring property, business assets connected to these conversion or transfer are also exempted from the duty। अब ये definitions दी नहीं हुई है बट ऑलरेडी सेक्शंस दिए हुए हैं, बस छोड़ दो ये सब्सिडरी और वो मैंने बता ही दिया होल्डिंग कंपनीज क्या होती है। देन F agreement or document for transfer or assignment of rights interest in financial asset not liable to stamp duty। अब क्या चीज़ लायबल नहीं होगी, कोई भी अग्रीमेंट्स या डॉक्यूमेंट ट्रांसफरिंग राइट इन फाइनेंशियल एसेट्स, अब कोई भी ऐसे बैंक का फाइनेंशियल एसेट जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, तो क्या होता है अगर कुछ भी नॉन प्रॉफिटेबल एसेट होता है ना तो वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बैंक सेल ऑफ कर देती है और फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उसका पब्लिक ऑक्शन करके फिर सेल ऑफ करता है। तो क्या होता है अगर इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में बैंक का कोई भी फाइनेंशियल एसेट, उसके रिलेटेड कोई भी अग्रीमेंट्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्टैम्प से एग्जेम्प्टेड होंगे। सो दैट्स इट।
फिर पावर टू रिड्यूस और रेमिट और कंपाउंड ड्यूटीज। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करके या तो रिड्यूस कर सकती है, रेमिट कर सकती है किसी भी ड्यूटी को, स्टैम्प ड्यूटी को, अगर वो किसी इंस्ट्रूमेंट पे या स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे एप्लीकेबल है। मान लो मॉर्गेज की ड्यूटी उन्होंने एग्जाम्प्ट कर दी कि 2025 के बाद जिन्होंने मॉर्गेज किया है, मॉर्गेज डीड में आए हैं, उस पर ड्यूटी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। तो ये क्या है, ये क्या हो गया, प्रोस्पेक्टिवली उसने रेट्रोस्पेक्टिवली उसने गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ड्यूटी एग्जेम्प्ट कर दी। अब जिन्होंने अगर पे कर दिया होगा तो वो वापस क्लेम करने जाएंगे। और प्रोस्पेक्टिवली भी कर सकता है, मान लो कि आज के बाद 2026 16 फेब 2026 के बाद अगर किसी ने भी मॉर्गेज डीड में एंटर किया तो उन्हें स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, रेट्रोस्पेक्टिवली हो गया। तो ये एप्लीकेबल है किसी भी क्लास पे, ये इन फेवर ऑफ पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ पर्सन, इन फेवर ऑफ स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इन पे एप्लीकेबल हो सकता है। देन अब क्या बोल रहा है कि कोई भी कॉम्पोजिशन या कंसोलिडेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी कर सकती है गवर्नमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी पे, कि कुछ भी कंसोलिडेटेड स्टैम्प ड्यूटी लगा दी, या इश्यूज ऑफ इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज पे, कि वो जो भी कंपनीज इशू करेगी उस पे, या डिबेंचर्स पे, बॉन्ड्स पे जो ट्रांसफरेबल है उस पे, मार्केट सिक्योरिटीज पे, व्हेन देयर इज अ सिंगल ट्रांसफरी, तो उस पे कंसोलिडेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटीज हो सकता है। देन अब ये कैसे पता चलेगा, द गवर्नमेंट रिफर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बोलता है कि जो भी स्टैम्प ड्यूटी है विच इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ लीडिंग, बिल ऑफ क्रेडिट, पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रॉक्सीज, रिसीट, ये सब चीज़ें फॉल करेंगी एंट्री 96 में इन लिस्ट 1 ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो मैटर्स रिलेटेड होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, बाकी सब मैटर्स होंगे स्टेट गवर्नमेंट के। अब स्टैम्प ड्यूटीज एंड मोड ऑफ यूजिंग देम, देन ड्यूटीज हाउ टू बी पेड, कैसे पेड होंगी, ऑल ड्यूटीज विद विच एनी इंस्ट्रूमेंट आर चार्जेबल शैल बी पेड, एंड पेमेंट शैल बी इंडिकेटेड ऑन इंस्ट्रूमेंट बाय मींस ऑफ स्टैम्प। अब पहले तो ये देखो स्टैम्प कौन कौन से टाइप के होते हैं। एक तो आपने रजिस्ट्री पे स्टैम्प देखा होगा, रजिस्ट्री का अगर डॉक्यूमेंट देखा होगा उसमें इतना बड़ा सा स्टैम्प लगा रहता है, ये होता है स्टैम्प पेपर। इसमें फिर अग्रीमेंट वगैरह आ जाता है, तो यहाँ पर लिखा होता है 500 या जो भी अमाउंट लिखा होता है, तो ये होता है स्टैम्प पेपर। देन अधेसिव स्टैम्प होते हैं ऐसे करके, ये मेनली बैंक वगैरह में आपने देखा होगा, अगर आप गए होंगे तो अधेसिव स्टैम्प लगा रहता है 1 रुपये का, 120 रुपये का। तो ये सारे अधेसिव स्टैम्प होते हैं। देन होता है ई स्टैंपिंग। ई स्टैंपिंग होता है ऑनलाइन, कि ऑनलाइन स्टैम्प, अब कहीं कहीं जगह ये एक्सेप्टेबल होते हैं, कहीं कहीं जगह नहीं होते हैं। तो ये होगा टाइप्स ऑफ स्टैम्प्स। देन ड्यूटीज हाउ टू बी पेड। तो स्टैम्प पे ऑलरेडी लिखा होता है all the duties with which any instrument are chargeable shall be paid, such payment shall be indicated on such instrument by means of stamp। मतलब उस इंस्ट्रूमेंट पे ऑलरेडी बाय मीन्स ऑफ स्टैम्प लिखा रहता है कि कितना पेएबल है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन हेयरिन कंटेन। व्हेन नो सच प्रोविजन इज एप्लीकेबल, द स्टेट गवर्नमेंट बाय रूल डायरेक्ट कि कैसे पे होगा। तो एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड रहता है स्टैम्प के थ्रू, यूजिंग द स्टैम्प। Then rules established may among the other matters regulate। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अलग अलग काइंड ऑफ स्टैम्प यूज होंगे फॉर अलग अलग काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। Each kind of instrument the description of stamp may be used।
Then in case of instrument stamped with impress stamp, the number of stamp may be used. कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ इम्प्रेस स्टैम्प्स अलाउड ऑन स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट, कि कितने स्टैम्प्स चिपकाए गए हैं उस स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट पे, साइज ऑफ पेपर यूज फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, कि क्या साइज होना चाहिए, देन कितने स्टैम्प्स लगाने चाहिए, देन यूज ऑफ एडहेसिव स्टैम्प। जो एडहेसिव स्टैम्प्स होते हैं ना, वो इन फॉलोइंग चीज़ों पे लगाए जाएंगे। कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल एक्सेप्ट पार्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल अदरवाइज देन डिमांड एंड ड्रॉन इन सेट। सो इंस्ट्रूमेंट जो भी इंस्ट्रूमेंट विच आर चार्जेबल विद ड्यूटी 10 नए पैसे से एक्सीडिंग नहीं होनी चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट पे ड्यूटी, तब वहाँ पर एडहेसिव स्टैम्प्स यूज होंगे। देन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स, उस पर एडहेसिव स्टैम्प यूज होंगे। एंट्री एज एन एडवोकेट, वकील, अटॉर्नी ऑन द रोल ऑफ हाई कोर्ट, उस पर यूज होंगे। देन नोटारियल एक्ट्स, ट्रांसफर्स बाय इंडोर्समेंट ऑफ शेयर्स इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, तो उस पर एडहेसिव स्टैम्प यूज होंगे इन सब चीज़ों पे। Then cancellation of adhesive stamp. Whoever affixes an adhesive stamp to an instrument chargeable with duty must cancel the adhesive stamp at the time of affixing to prevent reuse. अब बहुत सारे स्टैम्प होते हैं ऐसे ही रीयूज कर लेते हैं, एक जगह से हटा के दूसरी जगह यूज कर लेते हैं, तो उनको कैंसिलेशन का एक तरीका दिया हुआ है कि उस पर अपना इनिशियल लिख के और डेट लिख के कैंसिल करना पड़ता है। Then duty must be cancel the stamp. अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद ड्यूटी है तो उसका कैंसिलेशन उसी टाइम पे होगा when the affixing of such stamps cancel the same so it cannot be reused again, जब उसे अफिक्स किया जाएगा। अब जैसे अगर आपने स्टैम्प वगैरह का देखा होगा, थोड़ा बहुत भी पता होगा, जो भी अग्रीमेंट पे स्टैम्प्स वगैरह बनते हैं, तो स्टैम्प पे भी साइन होता है। तो क्यों होता है? ताकि कोई इसे रीयूज ना कर पाए, इसी पर्पस की वजह से होता है। Then anyone executing an instrument on paper with an adhesive stamp must cancel the stamp on the time of execution. एग्जीक्यूशन के टाइम पे उसको कैंसिलेशन करना चाहिए। Whoever executes an instrument on any paper bearing an adhesive stamp at the time of cancellation, cancel the same so that it cannot be used again. Then any instrument bearing an adhesive stamp which has not been cancelled, it cannot be used again so far the stamp is concerned be deemed to be unstamped. अगर किसी ने कैंसिलेशन नहीं किया स्टैम्प का तो वो डॉक्यूमेंट अनस्टैम्प्ड माना जाएगा। Then the person required to cancel the adhesive stamp may do so by writing their initials or the firm's name or the initial along with the true date across the stamp। मतलब ये स्टैम्प है, ठीक है, तो इस पे ऐसा अपना इनिशियल लिख के, सॉरी ये स्टैम्प है, इस पे अपना इनिशियल लिख के और डेट मेंशन करके इसे कैंसिल कर दिया जाएगा।
Then instrument stamped with impress stamp, how to be written? Every instrument upon paper stamped with an impress stamp shall be written in manner that the stamp may appear on the face of the instrument, cannot be used or applied in any other instrument. अब जो भी इंस्ट्रूमेंट किसी पेपर पे अगर लिखा होगा तो स्टैम्प ड्यूटी भी उसके ऊपर ही फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पे ही लिखी होगी. Now moving forward, section 14. Then impressed stamp should not be used and applied to any other instrument. ये तो already दिया हुआ है 12th में कि यूज नहीं होना चाहिए. Then 14 क्या बोलता है? Only one instrument to be used on same stamp. No second instrument chargeable with the duty shall be written upon a piece of stamp paper upon which an instrument chargeable with duty has already been written. अब एक स्टैम्प पेपर पे ऑलरेडी एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है. ये है स्टैम्प पेपर. इस पे ऑलरेडी मान लो सेल अग्रीमेंट दी हुई है, तो इसी पे ही लीज अग्रीमेंट नहीं लिख सकते हैं. कोई और इंस्ट्रूमेंट जो कि अलग से चार्जेबल है वैसा नहीं लिख सकते हैं. अब ये चीज़ इंडोर्समेंट पे एप्लीकेबल नहीं है. इंडोर्समेंट फॉर ट्रांसफरिंग एनी राइट क्रिएटेड और एक्नॉलेजिंग द रिसिप्ट ऑफ मनी उस पर एप्लीकेबल नहीं है. वो लिख सकते हैं एक ही इंस्ट्रूमेंट पे, पर बाकी सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट एक इंस्ट्रूमेंट पे सेम स्टैम्प पेपर पे सेम इंस्ट्रूमेंट एक ही इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए एक्सेप्ट द इंडोर्समेंट. Then instrument written contrary to 1314 deemed unstamped. तो हमने 1314 में देखा था जो भी इम्प्रेस स्टैम्प हैं वो सारे जो भी फ्रंट फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है उस पर क्लियरली रिटर्न होना चाहिए स्टैम्प ड्यूटी, और एक स्टैम्प पेपर पे एक ही इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए. तो ये अगर इस चीज़ से किसी ने भी कॉन्ट्रावेन किया तो वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा unstamped. Unstamped. Then denoting duty. Where the duty with which an instrument is chargeable is exempted from duty in any manner upon the duty actually paid in respect of another instrument, the payment of last mentioned duty, if applicable, if application is made in writing to the collector on the production of both the instruments being noted upon such first mentioned instrument by the endorsement under the hand of collector. अगर एक इंस्ट्रूमेंट की ड्यूटी, if the duty of one instrument or its exemption depends on the duty of another instrument. अब एक इंस्ट्रूमेंट की ड्यूटी अगर डिपेंड है अनदर इंस्ट्रूमेंट पे तो द पेमेंट फॉर द सेकेंड इंस्ट्रूमेंट कैन बी अप्लाइड टू द फर्स्ट. मतलब फर्स्ट के पेमेंट पे सेकेंड का पेमेंट फर्स्ट के ही इंस्ट्रूमेंट के उस पर कर सकते हैं. Then to do this written application collector को जानी चाहिए. Then both the instrument must be produced to the collector. दोनों इंस्ट्रूमेंट कलेक्टर के पास जाने चाहिए. Then collector will endorse the payment of the first instrument and use the another method specified by the state government. जैसा भी state government specify करेगी वैसा ही करेगा. Then any instrument that requires duty or is executed by any person who is in India, it must be stamped either before or at the time of execution. कोई भी इंस्ट्रूमेंट वो उसके एग्जीक्यूशन के टाइम पे या तो स्टैम्प्ड होगा या फिर बिफोर द एग्जीक्यूशन स्टैम्प होगा. Then instrument other than bills and notes executed out of India. Any instrument that requires duty and is executed only outside India must be stamped within 3 months after it is first received in India. मतलब इंडिया में रिसीव अगर वो आउटसाइड
ऑफ इंडिया एग्जीक्यूट होना चाहता है, होने वाला है इंस्ट्रूमेंट कोई भी, तो अगर वो इंडिया में रिसीव हुआ है तो विद इन 3 मंथ्स उसे चार्ज होना पड़ेगा, सॉरी उस पर ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करवाना पड़ेगा. Then if a private person cannot properly stamp such an instrument due to required stamp type, अगर कोई specific stamp type होनी चाहिए और कोई भी प्राइवेट पर्सन नहीं कर पा रहा है वो स्टैम्प, देन इट कैन बी टेकन टू द कलेक्टर विद इन 3 मंथ्स पीरियड. तो कलेक्टर के पास ले जाया जाएगा, देन कलेक्टर स्टैम्प करेगा उस पर, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं, जैसा कि स्टैम्प उन्होंने प्रोवाइड किया गया है उस इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो कलेक्टर करेगा. तो विद इन 3 मंथ्स कलेक्टर के पास ले जाना चाहिए. Then bills and notes drawn out of India. If the first holder in India of bill of exchange or promissory note from outside India must affix and cancel the correct stamp before presenting it for acceptance and payment before any endorsement or transfer. मतलब स्टैम्प प्रॉपरली अफिक्स होना चाहिए और कैंसिल होना चाहिए. अब जिसने वो स्टैम्प रिसीव किया वो अगर सेटिस्फाइड है कि प्रॉपरली कैंसल्ड है और अफिक्स्ड है तो उसे वैसा ही माना जाएगा. इट शुड बी कंसीडर्ड एज प्रॉपरली अफिक्स्ड एंड कैंसल्ड. उसकी वैलिडिटी पिट आउट नहीं किया जाएगा. एंड दिस डज नॉट एग्जिम्प्ट एनीवन फ्रॉम पेनल्टीज फॉर फेलिंग टू अफिक्स एंड कैंसल द स्टैम्प. देन अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट विच इज चार्जेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी एक्सप्रेस इन एनी अदर फॉरेन करेंसी, तो अगर फॉरेन करेंसी में कोई भी इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल है, ड्यूटी चार्जेबल है, तो वो इंडिया में आके इंडिया की वैल्यू पे ही, उसके एक्सचेंज रेट से जो वैल्यू मिलेगी इंडिया में उस पे ही चार्जेबल होगी. देन सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रिस्क्राइब एन एक्सचेंज रेट फॉर कन्वर्टिंग फॉरेन करेंसी टू इंडियन रुपीज फॉर द स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेशन. स्टैम्प ड्यूटी के लिए जो भी एक्सचेंज रेट है वो कौन प्रोवाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी. देन स्टॉक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, हाउ टू बी वैल्यूड. For instruments with ad valorem duty on stock and securities, duty is based on the market value of those assets. Specified cases for stamp duty calculation where an instrument is chargeable with तो ड्यूटी जो होगी वो कैलकुलेट होगी ऑन सच स्टॉक एंड सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू द एवरेज प्राइस ऑफ सच स्टॉक ऑन द डेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. जब भी इंस्ट्रूमेंट लिया जाएगा जो एवरेज स्टॉक होगा या मार्केट सिक्योरिटी होगी उसके एवरेज जो प्राइस होगी उस पर ड्यूटी चार्जेबल होगी. अब अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे लिखा हुआ है उसकी करंट एक्सचेंज रेट और एवरेज प्राइस और उस पर स्टैम्प ऑलरेडी अफिक्स्ड है तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो करेक्ट इंफॉर्मेशन है. अब अगर किसी इंस्ट्रूमेंट पे लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट इज पेएबल, तो ऐसा नहीं है कि उस पर ज़्यादा टैक्स स्टैम्प लगा दो, ड्यूटी लगा दो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा. सेक्शन 23 यही बोलता है. जो भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज एज अ मॉर्टगेज जा रही हैं, एज अ मॉर्टगेज ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो उस पर क्या होगा? उस पर भी स्टैम्प ड्यूटी चार्जेबल होगी एज इफ देयर वर it were an agreement, memorandum of agreement chargeable with the duty. अब अगर किसी कोई ट्रांसफ़र हो रहा है, मान लो इन कंसिडरेशन ऑफ डेट, अगर किसी ने डेट लिया हुआ है किसी से, मान लो ए ने बी से डेट लिया हुआ है और वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है उसको, तो स्टैम्प ड्यूटी किस पे पेएबल होगी? डेट के अमाउंट पे और प्रॉपर्टी के अमाउंट पे कंसोलिडेटेडली, मतलब कंसोलिडेशन में जो भी स्टैम्प ड्यूटी होगी वो पेएबल होगी. तो इससे हम एक एग्जांपल से समझते हैं. ऑलरेडी इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं. ए सेल्स अ प्रॉपर्टी टू बी फॉर 500 रुपीज़ और फिर उसने क्या किया? बी ने मॉर्टगेज कर दिया वो सी के पास प्रॉपर्टी. सी मान लो बैंक है, उस पे प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर लिया और 1000 रुपये ले लिए 500 रुपये की प्रॉपर्टी पे. तो जो और अनपेड इंटरेस्ट उसका कितना है? 200 रुपये है. मतलब ए ने ऑलरेडी मॉर्टगेज की हुई थी 1000 रुपये पे एंड बी को ट्रांसफ़र कर दिया 500 रुपये में प्रॉपर्टी,
और 200 रुपये इंटरेस्ट है। इन सब का कॉम्बिनेशन पे, मतलब इन सबको ऐड करके इनका एग्रीगेट पे 1700 पे जो भी स्टैम्प ड्यूटी होगी वो पेएबल होगी। अब ए ने प्रॉपर्टी सेल की 1000 रुपये में। अब ए के पास, बी ने 1000 रुपये दिए थे ए को, तो ए के पास एक प्रॉपर्टी थी, तो उसने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी बी को, और उसे 500 रुपये मिले, और उसका डेट भी, जो 1000 का डेट था वो भी पेड माना गया। तो स्टैम्प ड्यूटी किस पे होगी? 1500 रुपये पे दी जाएगी। देन सेक्शन 28 क्या बोल रहा है? डायरेक्शन एज टू ड्यूटी इन केस ऑफ सर्टेन वॉयंसेस। अब अगर मान लो कि प्रॉपर्टी इज ब्रॉट फॉर अ सिंगल टोटल प्राइस, बट सेपरेट पार्ट में सबको उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, मतलब एक प्रॉपर्टी बाय की है सिंगल प्राइस में, सिंगल टोटल प्राइस में, पर वो सेपरेट पार्ट में आ रही है, मतलब पहले एक पार्ट आ गया फिर दूसरा पार्ट आ गया, तो कैसे चार्ज होगा? बेस ड्यूटी इज चार्ज बेस्ड ऑन दैट प्राइस, मतलब हर पार्ट पे उसका चार्ज होगा। देन अगर मल्टीपल लोग एक ही प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और वो सेपरेट डॉक्यूमेंट्स में डिवाइडेड है, मतलब हर पर्सन अपना रजिस्ट्री कराएगा ऑब्वियसली अपने नाम की, और एक ही प्रॉपर्टी है, देन ईच डॉक्यूमेंट इज चार्ज ड्यूटी बेस्ड ऑन द प्राइस एलोकेटेड टू ईच बायर, मतलब जिसको भी, हर बायर को जितना प्राइस एलोकेट होगा उस पे ईच डॉक्यूमेंट पे ड्यूटी चार्ज रहेगी। अब अगर किसी ने प्रॉपर्टी कोई खरीद ली और इमीडिएटली सेल कर दी सब परचेजर को बिफोर गेटिंग द कन्वेंस, तो ड्यूटी इज बेस्ड ऑन ओनली ऑन द रीसेल प्राइस। किस पे बेस्ड होगी? रीसेल प्राइस पे बेस्ड होगी, जो कि सब परचेजर के थ्रू मिली है। देन इफ अ बायर सेल्स पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड प्रॉपर्टी टू अदर बिफोर कन्वेंस, सब परचेज each sub purchaser document is charged duty on their purchase price। देन अगर कोई भी बायर ने पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टेड प्रॉपर्टी किसी और को सेंड कर दी, एक प्रॉपर्टी के एक पार्ट किसी और को सेंड कर दिया, तो ईच सब परचेजर डॉक्यूमेंट, मतलब उसका जो भी डॉक्यूमेंट होगा, इट शैल बी चार्ज ड्यूटी ऑन देयर ओन परचेज, उनके जो भी उनके परचेज पे जो भी ड्यूटी बनेगी उससे ही चार्जेबल होगा सब परचेजर के। So it also says that the sub purchaser has already paid duty on the direct conveyance from the seller। अगर सब purchaser ने already pay कर दी है duty on a direct conveyance, then an additional conveyance of the same property by the original seller to the sub purchaser is charged either based on the original sale price, या तो original sale price पे वापस charge होगा, वो additional conveyance charge होगा। इफ हायर, अगर ओरिजिनल सेल प्राइस हायर है तो उस पे कैप रेट ऑफ 5 इशू होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ही पुरानी दी गई हैं, तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। देन ई पे आता है ड्यूटी बाय होम पेएबल। तो ये शेड्यूल 1 में जो भी दिए हुए हैं प्रोविजंस, उससे रिलेट करके ये देखना है कि ड्यूटीज वुड बी बोर्न बाय होम। तो जनरली कौन पे करता है ड्यूटी? जैसे अगर किसी ने घर परचेज किया तो जो बायर होता है वो जो भी स्टैम्प ड्यूटी वो पे करता है, मॉर्टगेजी जो होता है वो पे करता है स्टैम्प ड्यूटी। तो जिसने बिल ड्रॉ किया या फिर जिसने इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया या एग्जीक्यूट किया, वो पे करता है जनरली एक्सपेंस ऑफ द प्रॉपर स्टैम्प। अब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉन्ड्स हैं, जैसे टाइटल डीड, बिल ऑफ एक्सचेंज, बॉन्ड और कस्टम बॉन्ड्स, इंडेमनिटी बॉन्ड, मॉर्टगेज बॉन्ड, मॉर्टगेज डीड, प्रॉमिसरी नोट्स, ये सब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉन्ड वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉन्ड्स। ये
और अग्रीमेंट रिलेटेड टू डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स बॉन्ड प्लेज ये सब। देन बिल ऑफ एक्सचेंज बॉन्ड्स बॉटमरी बॉन्ड्स कस्टम बॉन्ड डिबेंचर्स फर्दर चार्ज और क्या इंडेमनिटी बॉन्ड मॉर्गेज डीड प्रॉमिसरी नोट रिलीज रिस्पोंडेंशिया बॉन्ड सिक्योरिटी बॉन्ड मॉर्गेज डीड सेटलमेंट ये सब कौन करेगा? ये सब वो लोग करेंगे जो पर्सन्स अग्रीमेंट को ड्रॉ कर रहे हैं मेक कर रहे हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं। दिस कॉस्ट शैल बी बियर्ड बाय दोज पर्सन्स। जो भी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हैं इन एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर्स हैं, देन ट्रांसफर ऑफ एनी इंटरेस्ट सिक्योर्ड बाय बॉन्ड मॉर्गेज डीड या पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस, it shall be paid by a person drawing making or executing such instrument. Then in case of policy of insurance other than fire policy by the person effecting the insurance policy वो पे करेगा। मतलब पर्सन मेकिंग और एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रूमेंट वही सेम चीज, वो स्टैम्प ड्यूटी पे करेगा। देन इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस जो इशू कर रहा है पॉलिसी वो स्टैम्प ड्यूटी पे करता है और अदर इंश्योरेंस में जो स्टैम्प ड्यूटी ले रहा होता है वो पे करता है। देन इन केस ऑफ कन्वेयंस इंक्लूडिंग कन्वेयंस ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी बाय ग्रांटी, इन केस ऑफ लीज अग्रीमेंट टू लीज बाय लेसी और इंटेंडेड लेसी ये पे करेंगे। लेसी और इंटेंडेड लेसी जो होंगे वो पे करेंगे। देन काउंटर पार्ट ऑफ लीज बाय लेसी, देन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज दोनों पार्टीज इक्वल शेयर में पे करेंगे स्टैम्प ड्यूटी। देन सर्टिफिकेट ऑफ सेल द परचेजर ऑफ प्रॉपर्टी वो इशू कर मतलब स्टैम्प ड्यूटी पे करेगा। तो इसमें पूरा गिवन है। इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन जैसा कि अथॉरिटी डायरेक्ट करेंगी वो लोग पे करेंगे। देन ऑब्लिगेशन टू गिव रिसीट इन सर्टेन केसेस, स्टैम्प रिसीट किन किस केस में दी जाएगी? जब 20 रुपये से ज़्यादा का जो भी ड्यूटी है, इफ़ एनी पर्सन इज रिसीविंग मनी एक्सीडिंग 20 रुपीज़ इन अमाउंट, अगर 20 रुपीज़ से ज़्यादा का, अब ये पुराने टाइम में बना है तो 20 रुपीज़ है एंड इसको अमेंड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम में। एनी बिल ऑफ एक्सचेंज चेक और प्रोमिसरी नोट अमाउंट एक्सीडिंग 20 रुपीज़, तब उन्हें जाके क्या देना पड़ेगा? स्टैम्प रिसीट देनी पड़ेगी। अब फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के रिन्यूअल पे स्टैम्प रिसीट मस्ट बी गिवन विद इन 1 month ऑफ रिसीविंग प्रीमियम एंड कंसिडरेशन। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। Then we'll study this chapter 3 in the next video. We'll start with chapter 3. Till then, take care.